स्टूडेंट्स, स्केलेटन से रिलेटेड एक और डिसऑर्डर की तरफ हम चल रहे हैं जो कि है बोन फ्रैक्चर। और सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रैक्चर की डेफिनेशन को देखेंगे कि मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में बोन फ्रैक्चर को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं। व्हाट इज़ फ्रैक्चर? तो आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्चर। नॉर्मली आपको पता है, आपने जैसे इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि हम देखते हैं कि कोई भी बोन है, बोन इज़ अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाए तो इस ब्रेक को हम क्या नाम देंगे? वी विल कॉल इट एज फ्रैक्चर। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि एनी ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर। इसकी कॉजेज़ की तरफ हम चलते हैं। मल्टीपल कॉजेज़ हो सकती हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा अपनी सराउंडिंग्स के मुताबिक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है विच कॉजेज़ ट्रॉमा, या फॉल है, एक्सीडेंट है, या एजिंग की वजह से अगर बोन्स वीक हो गई हैं देन देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर। अब इस फ्रैक्चर की टाइप्स कौन कौन सी हैं उनकी तरफ मैं आ रहा हूँ, और जनरली हम यहाँ पर इनको दो मेन टाइप्स में डिवाइड करेंगे। वन इज़ द सिंपल फ्रैक्चर एंड अदर इज़ द कंपाउंड फ्रैक्चर। जनरली हम कहते हैं कि अगर बोन ब्रेक हुई है दो पार्ट्स के अंदर, जैसे ये सिंगल बोन थी, इट वाज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, और वहाँ पर कोई वाउंड प्रोड्यूस नहीं होता, तो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर। लेकिन अगर वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हुई है या उसने स्किन को इंजर किया और वाउंड प्रोड्यूस हो गया, बोन बॉडी से बाहर वो फ्रैक्चर्ड एरिया निकला, तो इसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर का नाम देंगे। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि इसको हम सिंपल फ्रैक्चर को क्लोज्ड फ्रैक्चर का नाम भी दे सकते हैं, इस रीज़न की वजह से कि इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी वाउंड, या वो बोनी सेगमेंट बॉडी से बाहर, स्किन से बाहर नहीं आया। और इसी तरह से कंपाउंड फ्रैक्चर को हम ओपन फ्रैक्चर का नाम भी दे सकते हैं, बिकॉज दिस बोनी सेगमेंट इज़ कमिंग आउट ऑफ द स्किन। अब हम चल रहे हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ कि ये जब फ्रैक्चर होगा तो इस फ्रैक्चर को मेडिकली किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। आपने सबसे पहले इसके 3 बेसिक स्टेप्स याद रखने हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि फिर नॉर्मल हीलिंग का प्रोसेस किस तरह हो रहा होगा। तो फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर इज़ द रिडक्शन। रिडक्शन हम किसको कहते हैं कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देयर इज़ अ गैप, देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन दीज फ्रैक्चर्ड एंड्स, तो इस स्पेस को मिनिमाइज करना, इसको कम करना, इसको हम रिडक्शन का नाम देंगे। तो रिडक्शन ऑफ द स्पेस बिटवीन द फ्रैक्चर्ड एंड्स, ये पहला स्टेप होगा। अब ये रिडक्शन दो तरह से की जा सकती है। देयर कैन बी ओपन रिडक्शन और क्लोज्ड रिडक्शन। ओपन रिडक्शन हम उसको कहेंगे जहाँ पर सर्जरी करेंगे, ऑपरेट करेंगे, और क्लोज्ड रिडक्शन हम उसको कहेंगे जहाँ पर सर्जरी नहीं करेंगे, ऑपरेट नहीं करेंगे, बल्कि फिजिशियन खुद बाय हैंड थ्रू इट्स एक्सपीरियंस उस बोनी स्पेस को रिड्यूस कर देगा। जैसे कि ये वाला हम देख रहे हैं कि इस केस में देयर इज़ नो नीड टू ऑपरेट, तो यहाँ पर क्लोज रिडक्शन हो जाएगी और यहाँ पर ओपन रिडक्शन रिक्वायर्ड हो सकती है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होगा ट्रीटमेंट का वो होगी रीअलाइनमेंट, कि हमने स्पेस को तो रिड्यूस करना है, उसके साथ साथ इन बोन्स को रीअलाइन भी करना है। रीअलाइन करने का मतलब क्या होगा कि हमने इनको एक लाइन के अंदर लेकर आना है। अभी आप ये देख रहे हैं कि इनकी जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब्ड है, तो रिडक्शन होगी, उसके साथ रीअलाइनमेंट होगी, और रीअलाइनमेंट के साथ हमने तीसरे स्टेप के अंदर इसको इमोबिलाइज करना है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जब तक वो हील अप नहीं हो जाता। अब यहाँ पर जो इमोबिलाइजेशन है इट विल बी थ्रू फिक्सेशन, और वो फिक्सेशन भी अगेन एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। यानी हम एक्सटर्नल रॉड्स के थ्रू इसको फिक्स कर सकते हैं, या हम इंटरनली वायर्स के थ्रू, नेल्स के थ्रू इनको फिक्स कर सकते हैं, या फिक्सेशन और इमोबिलाइजेशन हो सकती है थ्रू अ कॉस्ट।
ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो सकता है, कोई रैपिंग हो सकती है, जिसके थ्रू हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसको इमोबिलाइज कर देते हैं। सो आपने याद रखना है कि ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रैक्चर, दैट आर रिडक्शन, रीअलाइनमेंट, इमोबिलाइजेशन दैट इज़ एसोसिएटेड विद फिक्सेशन, और उसके बाद बोन का हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब ये हीलिंग का प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट होगा, सबसे पहले हम उसकी तरफ आते हैं। आपने याद रखना है कि नॉर्मली इन एन एडल्ट इट टेक्स 6 to 8 वीक्स, लेकिन अगर कोई ओल्ड पर्सन है इट विल नीड मोर टाइम टू हील, और इसी तरह से अगर लॉन्ग बोन्स हैं तो उनकी हीलिंग के लिए भी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। सो हीलिंग के प्रोसेस के अंदर आपने 4 स्टेजेस को याद रखना है, और उनमें जो फर्स्ट स्टेज हमारे पास आएगी दैट इज़ हेमाटोमा फॉर्मेशन। अब जब भी बोन का फ्रैक्चर होगा, अल्टीमेटली उस फ्रैक्चर्ड साइट पर ब्लड वेसल्स भी रप्चर होंगी, और ब्लड वेसल्स के रप्चर होने का मतलब क्या होगा, देयर विल बी ब्लीडिंग, और उस ब्लीडिंग की वजह से उस फ्रैक्चर्ड साइट पर ब्लड क्लॉट बनेगा। इस ब्लड क्लॉट को दैट इज फॉर्म्ड एट द फ्रैक्चर साइट इज कॉल्ड एज हेमाटोमा, और अल्टीमेटली इस साइट के ऊपर अब ब्लड वेसल्स के रप्चर होने का मतलब ये है कि न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, सो सम पार्ट ऑफ द बोन विल बी डैमेज्ड एंड विल बिकम डेड। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर इस बोन की हीलिंग का प्रोसेस शुरू होगा, और उस हीलिंग के प्रोसेस के दौरान जो अगली स्टेज डेवलप होगी हेमाटोमा फॉर्मेशन के दौरान, दैट विल बी ऑफ फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। इसके लिए आपने याद रखना है कि हम सॉफ्ट कैलस की टर्म भी यूज़ करते हैं। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द सॉफ्ट कैलस। और वो सॉफ्ट कैलस हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़, जिसको हमने यहाँ पर फिब्रोकार्टिलेज का नाम दिया है। तो आपने ये याद रखना है कि अब इस स्टेज के दौरान डिफरेंट सेल्स माइग्रेट करते हैं एट दिस फ्रैक्चर्ड साइट। उसमें फिब्रोब्लास्ट होंगे जो फाइब्रस टिश्यू को सिक्रीट करेंगे, इसी तरह से ऑस्टियोब्लास्ट होंगे जिन्होंने फर्दर ऑस्टियोसाइट को डेवलप करना है। दे आल्सो डेवलप सम ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट्स जो वहाँ पर कार्टिलेज को कुछ हद तक रिप्लेस करेंगे। उसके साथ साथ आपने याद रखना है कि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स, नई ब्लड वेसल्स बनेंगी, और यहाँ पर माइग्रेट करके पहुँचेंगे फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स का काम क्या होगा कि इस जगह पर जितने डेड सेल्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो बोन के हैं या ब्लड क्लॉट के हैं, उनको रिमूव करना है। तो एक तरफ आपने याद रखना है कि इन डेड सेल्स की रिमूवल हो रही होगी बाय द हेल्प ऑफ फेगोसाइट्स, और उसके साथ साथ सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन चल रही होगी ऑन द इनर साइड ऑफ द बोन। जबकि आपने ये भी याद रखना है कि इसकी जो आउटर साइड पे होगी वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोसाइट की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, और इन ऑस्टियोसाइट्स से डेवलप होना शुरू होगा बोनी कैलस, जिसको हम हार्ड कैलस का नाम भी देते हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या कहा कि देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ हेमाटोमा। उसके बाद सेकंड स्टेप में देयर इज़ फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन, जिसको हम सॉफ्ट कैलस का भी नाम देते हैं, और इसके अंदर आपने देखा है कि डिफरेंट सेल्स ने माइग्रेट किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ बोनी कैलस, और ये बोनी कैलस कहाँ से डेवलप होगा, इस एक्सटर्नल कैलस से, कि जो ऑस्टियोसाइट पहले एक्सटर्नली बने, नाउ देयर विल बी पेनिट्रेशन इनसाइड द बोन एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू द हार्ड बोनी कैलस। और उसके बाद लास्ट स्टेज जो इसकी हीलिंग के अंदर हो रही होगी दैट इज बोन रीमॉडलिंग। और बोन रीमॉडलिंग के दौरान अगर बोन का कोई पार्ट एडिशनल बन गया है, इफ देयर इज एनी एक्स्ट्रा पार्ट दैट विल बी रिमूव्ड, और इस बोन रीमॉडलिंग के बाद अब जब हम बोन को देखेंगे इट विल लुक लाइक द ओरिजिनल बोन, जैसी वो फ्रैक्चर से पहले थी, अब रीमॉडलिंग के बाद ये उसी ओरिजिनल बोन जैसी बन जाएगी। तो इसलिए आपने एक तो बोन हीलिंग के अंदर
इन 4 स्टेजेस को याद रखना है और इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि इन स्टेजेस के दौरान क्या क्या इवेंट्स हो रहे होंगे और कौन कौन सी सेल टाइप्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही होंगी।